कैसे आप लोग करते हैं मिल जाता है। चलिए आज आप लोग को देखना है, भेजिए आप अपना काम कीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए। चलिए देखिए आज आप लोगों को केमिस्ट्री में रासायनिक संयोग का नियम पढ़ना है। इसका नियम पढ़ना है, रासायनिक संयोग का नियम पढ़ना है। आप लोग जो केमिस्ट्री की बात करते हैं, याद रखिएगा केमिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप लोग का फिजिक्स और बायोलॉजी से भी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब आप लोग को हम बता देना चाहते हैं जो केमिस्ट्री है वह आप लोग का फिजिक्स और कहाँ बायोलॉजी में भी आता है। आप लोग सुने होंगे बहुत सारे डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, लेकिन उस डॉक्टर साहब से एक बार आप लोग पूछिएगा कि डॉक्टर साहब जो आप इंजेक्शन लगाते हैं, जो आप मेडिसिन देते हैं, वह केमिस्ट्री पर आधारित एक निश्चित अनुपात में एक निश्चित नियम के तहत उसको बनाया जाता है, जितना भी मेडिसिन होता है। आप लोग देखिएगा फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं, विद्युत धारा के बारे में, सबसे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन की बात आती है, ठीक है ना, उसमें आवेश की बात आती है, ठीक है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है यह किससे उत्पन्न होता है हम लोग का, ये हम लोग का केमिस्ट्री से ही उत्पन्न होता है। चलिए इस बात के बारे में हम लोग को बात करना है। अगर कोई पूछेगा, याद रखिएगा, अगर कोई कहे तो आप लोग कह सकते हैं विज्ञानों का विज्ञान किसको कहा जाता है, केमिस्ट्री को कहा जाता है। विज्ञानों का विज्ञान किसे कहा जाता है, केमिस्ट्री को कहा जाता है, क्योंकि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ठीक है ना, फिजिक्स और ये बायोलॉजी दोनों पर क्या करता है, ये अपना अधिकार जमा कर रखता है। इसके बिना वह दोनों का क्या हो जाएगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को देखना है, रासायनिक संयोग का नियम। तो रासायनिक संयोग का नियम के बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रासायनिक संयोग का नियम। सबसे पहले रूस के वैज्ञानिक M.B. लोमोनोसोव ने 1756 ईस्वी में किया था, परंतु उसका सत्यापन 1774 ईस्वी में लोडाल और लोवेसियर ने किया। अब इन्होंने क्या बताया था, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस नियम में इन्होंने क्या बताया था, इसका प्रतिपादन सबसे पहले रूस के वैज्ञानिक, क्या नाम था, M.B. लोमोनोसोव ने 1756 ईस्वी में कर दिया था, परंतु उसका पूर्ण रूप से सत्यापन 1774 ईस्वी में डोल और लोवेसियर ने किया था। देखिए अलग अलग किताब में आप लोग नाम देखिएगा तो वैज्ञानिक का अलग अलग कुछ नाम आ जाता है, ठीक है ना।
अलग अलग नाम आ जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, अलग अलग नाम आ जाता है। अब बताया गया है, थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा। मुख्य रूप से 1774 ईस्वी में पदार्थ का अनश्वरता का नियम का प्रतिपादन रुडॉल्फ और लोवेसियर ने किया। अब आप लोग को हम बता देंगे, कि इस नियम के तहत क्या बताया गया था। इस नियम के तहत क्या बताया गया था, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर आप लोग से कोई बोल दे, ध्यान रखिएगा, कि रासायनिक संयोग का नियम क्या है, हम आप लोग को बता दें। क्या बोलिएगा? जब तत्वों के संयोग से यौगिक का निर्माण करने के लिए कुछ निश्चित नियम होता है, उससे रासायनिक संयोग का नियम कहा जाता है। अब आप लोग जानते हो यौगिक का निर्माण कैसे होता है। आप लोग थोड़ा सा सीख लीजिएगा, यौगिक का निर्माण कैसे होता है। आप लोग जानते हैं, आप लोग को पता है, हम लोग को रोज की दिनचर्या में जल का उपयोग हम लोग करते हैं। रोज के दिनचर्या में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? जल का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे ये तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा आपको ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाइड्रोजन, और ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जब आप क्रिया कर दीजिएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा?
ये आपका बन जाएगा H2O, ठीक है ना। क्या बन जाएगा? ये आपका जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। अब यहाँ पे आप 2 रख देते तो ये संतुलित हो जाता है। तो मैं आप लोग से कहूँगा कि देखिए हम लोग का एक किसका निर्माण हो गया? यौगिक का निर्माण हो गया। जल एक प्रकार के यौगिक है। अब आप लोग को दूसरा लेना है। देख लीजिए, ये हो जाएगा हाइड्रोजन और ये हो जाएगा क्लोरीन। इसका भी संयुक्ता एक होता है, इसका भी संयुक्ता एक होता है। इसका क्रिया कराओगे तो HCl हो जाएगा। ये भी आपका क्या बन गया? यौगिक। क्या बन गया? यौगिक। तो ये जो यौगिक का निर्माण होता है, ये जिस यौगिक या जो यौगिक का निर्माण होता है तो उसमें एक विशेष एक निश्चित नियम होता है, या कुछ उसमें निश्चितता होता है, नियम होता है। वो किसी भी नियम के तहत नहीं बन सकता है। उसको बनाने के लिए एक नियम होता है। जैसे चावल बनाने के लिए नियम होता है कि पानी में हम लोग चावल को डालते हैं। अब ऐसा ना हो कि हम लोग चावल को कहीं तावा पर ले जाकर डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? पक जाएगा। संभव है? नहीं है। अब हम लोग रोटी बनाना है तो हम रोटी को ले जाकर क्या कर देंगे? पानी में गर्म कर देंगे, रोटी बन जाएगा। ऐसा संभव का है? नहीं है। सब चीज़ को बनाने के लिए कुछ ना कुछ नियम होता है, ठीक है। इसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक संयोग का नियम कहा जाता है। इसको नोट कर लेते हैं। बहुत यहाँ बताया गया है, आप एक इसका रासायनिक संयोग का नियम। पहला नियम क्या है? पदार्थ की अनस्वरता इस नियम में उत्पादन तथा अभिकारक का भार हमेशा अपरिवर्तित रहता है। इसको लोवेसियर ने किया था। बताया गया है कि ये अपरिवर्तित रहता है। अब आप लोग जैसे में एग्जाम्पल देख लीजिएगा, आप लोग को करना है। मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये अक्रिया हो गया। अक्रिया कर लीजिए, HCl हो जाएगा। संतुलित कर दीजिए। अब आप लोग से पूछा जाएगा, ये जल हो गया H2O2, अक्रिया का फलस्वरूप ये हो जाएगा H2O। इसको संतुलित कर दीजिए। यहाँ पे भी 2 डाल संतुलित होता है। इसमें हम लोग इसको जो बोलते हैं, ये हम लोग होता है अभिकारक। और इसको हम लोग बोलते हैं उत्पादक। उत्पादन नहीं होना चाहिए था, उत्पादक, या आप लोग कह सकते हैं प्रतिफल। ठीक है ना। इसको आप लोग बोल सकते हैं उत्पादक या प्रतिफल। तो इस नियम में क्या होता है? इस नियम में यही बताया गया है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होगा, जिस पदार्थ का निर्माण होगा, तो जो पदार्थ पहले जितना था वही पदार्थ बाद में उतना ही होगा। यानी उसके भार में, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहले से जितना था वो उतना ही होगा। अगर मान के चलिए
कि हम लोग ने क्या किया था, इधर से 5 kg ले लिया था, इधर 5 kg ले लिया था, तो बनने के फलस्वरूप यह कितना kg होगा, 5 kg ही होगा। इसके इस पदार्थ में किसी प्रकार के कोई परिवर्तन का होगा, नहीं आएगा। इस पदार्थ में किसी प्रकार के कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए इसको बताया गया है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसका मुख्य होता है, ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य सूत्र होता है a + b बराबर, सॉरी a + b तिरछी c प्लस का होता है d होता है, c प्लस का होता है d होता है। ये अपरिवर्तित रहता है, इसमें किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं होता। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, अभिकारक इसको बोला जाता है। अभिकारक इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिफल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिफल या उत्पादक भी बोलते हैं। पदार्थ का अनश्वरता का नियम से यह सिद्ध या सत्यापन होता है कि पदार्थ का द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना। इस नियम से यह सिद्ध होता है कि पदार्थ की अनश्वरता का नियम, अनश्वरता का नियम बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। अनश्वरता अनश्वरता का नियम, इससे सत्यापन होता है कि इसके पदार्थ के द्रव्यमान में किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आगे चलिए। दूसरा है निश्चित अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट ने 1789 ईस्वी में किया था। अब निश्चित क्या बताया गया है, निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, बहुत इजी है। निश्चित अनुपात का नियम होता है कि हम लोग किस पदार्थ को कितना मात्रा में मिलाएंगे तो हम लोग को पदार्थ या जो पदार्थ का उत्पादन होगा वो हम लोग को सही होगा। जैसे मान के चलिए कि हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से आप लोग को भोजपुरी भाषा में बता दे रहे हैं।
जब हमनी के घर के लोग सब्जी बनावेला तो एक निश्चित मात्रा में ओकरा में का डालेला, नमक डालेला, एक निश्चित मात्रा में ओकरा में पानी डालेला। अगर हम लोग आवश्यकता से ज़्यादा पानी डाल देंगे, आवश्यकता से ज़्यादा नमक डाल देंगे, उसका नियम नहीं होगा तो क्या वह सब्जी स्वादिष्ट बन पाएगा? क्या वह अच्छा गुण वाला सब्जी बन पाएगा? आप लोग आटा ले लीजिए, आटा को जब हम लोग गूंथते हैं, आटा को हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं कि सानते हैं, ठीक है ना। जब हम लोग आटा को गूंथते हैं तो उसमें एक निश्चित मात्रा में पानी ली जाती है। अब थोड़ा सा आटा में 1 ड्राम पानी ले जाकर हम लोग क्या करते हैं, सनना शुरू करते हैं, उसको गूंथना शुरू करते हैं। वह संभव का होगा? नहीं होगा। तो ये निश्चित अनुपात का नियम यह है कि जो भी पदार्थ का निर्माण होता है, जिस भी यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है ना, वह निश्चित मात्रा में उसमें मिलाया जाता है। निश्चित मात्रा में ही मिलाने पर वह क्या होता है, पदार्थ उपयोग युक्त होता है। अगर हम लोग उसको निश्चित अनुपात में नहीं मिलाएंगे तो वह पूर्ण उपयोग युक्त का होता है, नहीं होता है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, हम आप लोग को बता दे रहे हैं। किसी भी रासायनिक यौगिक के सभी नमूनों को सभी शुद्ध नमूनों को नमूने में एक ही प्रकार का भार अनुपात, एक ही प्रकार का तत्व का भार अनुपात, एक ही प्रकार के तत्वों का भार अनुपात के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में होता है। अब आप लोग समझ गए, यह एक निश्चित अनुपात में होता है। क्या बताया गया, ध्यान रखिएगा। किसी भी रासायनिक यौगिक के सभी नमूने में एक ही प्रकार के तत्वों का भार अनुपात के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में रहता है। एक निश्चित अनुपात का मतलब क्या होता है? एक निश्चित अनुपात का मतलब क्या होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम बता दे रहे हैं। अब आप लोगों को बताया जा रहा है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। किसी भी स्रोत, कुआं, नहर, नदी आदि से जल
लेने पर उसका भार अनुपात 9 होता है। उसका भार अनुपात कितना होता है? 9 होता है, जिसमें एक भाग हाइड्रोजन और 8 भाग ऑक्सीजन 8 भाग ऑक्सीजन होता है। आप लोग थोड़ा सा एक और भी क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी माध्यम से लेने पर उसका भार अनुपात 11 होता है, जिसमें 3 भाग कार्बन तथा 8 भाग ऑक्सीजन होता है। आप लोग ने क्लियर कर लिया। क्या क्लियर किया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का आप लोग किसी भी माध्यम से लीजिएगा, जल को आप लोग किसी भी माध्यम से लीजिएगा, किसी भी स्रोत से लीजिएगा, वह आप नाला के ही पानी क्यों ना ले लें, वह हमेशा उसका अनुपात 9 होता है। और अनुपात 9 होने पर 1 भाग हाइड्रोजन और 8 भाग ऑक्सीजन होने पर जल का निर्माण होता है। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड चाहे वह किसी भी माध्यम से प्राप्त हो, कार्बन डाइऑक्साइड उसका अनुपात भार कितना होता है? 11 होता है, जिसमें 3 भाग का होता है कार्बन और 8 भाग का होता है ऑक्सीजन। तब हम लोग को बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। यही हम लोग का निश्चित अनुपात का नियम है, जो प्राउस्ट ने 1789 ईस्वी में किया था। तो किसी भी पदार्थ को बनाने के लिए एक निश्चित नियम की आवश्यकता होती है। आज के लिए क्लास में इतना ही। धन्यवाद।